हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार यस लिख दीजिए, सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें। ओके। फिर से सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? कुछ पढ़ाई लिखाई हुआ? कुछ पढ़ाई लिखा हुआ? आप लोगों का एक पेपर होने वाला है एडवांस पैटर्न पे, जिसमें फुल काइनेमेटिक्स है। फुल काइनेमेटिक्स है, तो उसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आपका इस संडे टेस्ट है ना एडवांस का, पूरा काइनेमेटिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोग न्यूटन्स लॉ पे देख रहे थे, और न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें शुरू कर ली थी और टेंशन की बात कर रहे थे। ठीक है, टेंशन की बात कर रहे थे, और टेंशन बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग टेंशन निकाले थे, स्ट्रिंग में, रोप में, है ना। रोप में भी हम लोग ने इंटीग्रेशन सीखा था कि कैसे इंटीग्रेट करके हम लोग किसी सेल्फ वेट के वजह से, जो अगर आप किसी रोप या रॉड को हैंग कर देते हो तो सेल्फ वेट के वजह से कैसे उसमें टेंशन वेरी करेगा। और लैम्डा यूनिफॉर्म हो, है ना, यूनिफॉर्म रॉड मतलब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो, उसके लिए भी किया था, और नॉन यूनिफॉर्म है उसके लिए भी किया था। ठीक बात है। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चीजें कैसे पूछी जा सकती है आपसे। तो मान लीजिए अब यही चीज जो है ऐसे बोला जाए कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो है इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग से। ऐसे क्वेश्चन भी आपको जेई मेंस में मोस्टली काफी मिलते हैं। तो मान लो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, और इस पे फोर्स लग रहा है कोई कांस्टेंट एफ। ठीक है, ये मान लो अपने पास है 2 kg का, ये है 5 kg का, और ये है अपना 3 kg का, और ये मान लो अपने पास है 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्स से आप इन तीनों ब्लॉक्स को खींच रहे हो, और ये सारे ब्लॉक्स एक बेसिक, एक बहुत स्पेशल मोशन इसको हम कहते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली कंस्ट्रेन मोशन। मानते हो कि नहीं? ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो अब यहां से जो है, अरे तुम्हारा दोस्त क्या कहता है उससे मतलब क्यों रख रहे हो कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं। दिस इज आवर ड्यूटी, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका कोर्स बहुत तमीज से पूरा होगा, बहुत अच्छे से पूरा होगा। कोर्स पूरा करने के दो मकसद होते हैं, एक केवल पूरा करना और एक कोर्स पूरा करके सीखना। तो किस मकसद से आप पढ़ रहे हैं, टीचर और आप और हम किस मकसद से इन चीजों को कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो 2 kg, 5 kg और 3 kg। ठीक है, हाँ, अगर आप स्कूल से कंपेयर करोगे तो स्कूल से तो आपको लगेगा कि कोर्स बहुत पीछे है। स्कूल में एक दिन में जो है न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन सब खत्म हो जाता है, हमने भी पढ़ाई की है। ठीक है, तो 2 kg, 5 kg ये स्मूथ है, ये स्मूथ है जिस पे आपने रखा है, ये अभी स्मूथ है। जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो ये रफ होने लगेगा। ठीक है, फिर देखेंगे। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों रस्सियों में टेंशन निकालो। मान लो ये रस्सी 1 है और ये रस्सी 2 है, तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2।
तो 1 और 2 में हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए, तो अगर अब हमें ये बताओ कि टेंशन अगर हमें निकालना है इन दोनों रस्सियों में, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? पहले सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ कि इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें रॉड को खींच रहे थे, पूरे रॉड को खींच रहे थे, तो रॉड का हर एक टुकड़ा उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। तो कुछ इसी तरीके से तो है, ठीक है, कुछ इसी तरीके से तो ये भी है। आप बताओ मुझे कि यहां पर पूरा का पूरा ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चीता लोग एक्टिव हो गए, सिस्टम बाउंड्री ले लीजिए, बहुत बढ़िया। उनको ये चमक रहा होगा, बिल्कुल। पहले कहानी यहां से शुरू होगी। देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, 20 न्यूटन का खींच रहे हो, तो इस स्ट्रिंग पे हमेशा बताया कि पहले टेंशन कहां पे आएगा, यहां पे टेंशन, पहला टेंशन किस रस्सी पे आएगा, इस रस्सी पे पहला टेंशन आएगा, समझ गए? तो इस रस्सी पे पहला टेंशन आएगा, वो होगा अपना T2। तो T2 इज आवर फर्स्ट टेंशन। तो इस रस्सी पे क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कहां पे लग रहा है, 2 kg पे। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है पहले 2 kg को आगे की तरफ मूव कराएगा और ये रस्सी में फिर टेंशन आएगा T2। ये क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को बता चुका हूं कि रस्सी मासलेस होती है, तो हमेशा टेंशन ऐसा दिखाओगे जिसपे नेट टेंशन 0 हो, है ना? आप लोगों को बता चुका हूं नेट टेंशन 0 हो, ऐसा दिखाओगे। तो यहां T2, तो ये T2 इधर, तो इक्वल और अपोजिट। क्यों? क्योंकि रस्सी मासलेस है, उस पर नेट फोर्स 0 होने का है। तो अब ये T2 5 kg को पुल करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, T1। यहां पे भी क्या आ जाएगा, T1। रस्सी मासलेस है, इसीलिए T1 ऐसा लगाने का है एक सिंगल रोप में जो पे नेट फोर्स 0। रस्सी बदल गई, टेंशन बदल जाएगा। ठीक है, रस्सी बदल गई, टेंशन बदल जाएगा। चलिए अब क्या करें? तो पहले हम सभी को पता है कि ये सभी एक साथ एक्सेलरेट होंगे क्योंकि इनका मोशन इंटरडिपेंडेंट है। और इस चैप्टर में ये बहुत बड़ा टॉपिक है कंस्ट्रेन मोशन, जिसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इतना सभी बच्चों को अंदाजा लगता है कि मैं इसको खींचूंगा तो अगर रस्सी टूट नहीं रही है, अगर रस्सी नहीं टूट रही है, तो ये तीनों एक साथ एक्सेलरेट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया कीजिए, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाला करिए। अब आप बोलोगे सर कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तीनों की अलग अलग एफबीडी बना के न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें? नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे एक सिस्टम बाउंड्री ले लो जिसमें कि नेट टेंशन के लिए क्या करने वाले हो, देखो नेट टेंशन के लिए आप क्या करो, एक सिस्टम बाउंड्री ले लो इस तरीके से। ये अपनी सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी और इस सिस्टम बाउंड्री में आपको दिखने लगेगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे केवल कौन है, 20 न्यूटन। दिख रहा है सभी बच्चों को? दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री। तो इस सिस्टम बाउंड्री में, दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री। तो ये जो सिस्टम बाउंड्री है, तो सिस्टम बाउंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कब कौन सी सिस्टम बाउंड्री लें, तो उससे आप बहुत अच्छा मतलब अपने मेहनत को बचा सकते हो। ठीक है, तो सिस्टम बाउंड्री ले लिया, तो दिस इज आवर इंटरनल फोर्स। ठीक है, दिख रहा है इक्वल इन पेयर। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत लास्ट टर्न पे भी बताया था, T2 इंटरनल, T1 इंटरनल, दीज आर आवर इंटरनल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होंगे, है ना? ये कैसे फोर्स होंगे, ये इंटरनल, बिकॉज दे आर ऑकर इन पेयर इन दिस सिस्टम बाउंड्री। तो दीज आर इंटरनल फोर्स। तो ये अपने कैसे हैं, इंटरनल फोर्स हैं। तो इस सिस्टम बाउंड्री के लिए ये इंटरनल फोर्स है, ऑकर इन पेयर है। तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे क्या है, केवल 20 न्यूटन। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये ए से पूरा सिस्टम मूव करेगा, ए से, है ना? तो ये एक्सेलरेशन होगा ए। तो ए क्या लिखेंगे आप, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना है, 20। तो F इज इक्वल टू टोटल मास, दैट इज 3 + 5 + 2। इन सभी को एक मान लो और ये पूरा ऐसा। लेकिन आप हमेशा, आप पूछ सकते हो सर क्या ये हमेशा करेंगे? नहीं, आप हमेशा नहीं कर सकते। आप सिस्टम बाउंड्री तभी मान सकते हैं जब सभी ब्लॉक्स ऐसे, मोशन उनका ऐसा हो जिससे कि सभी ब्लॉक्स जो है क्या हो, नेट एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, तभी आप एक सिस्टम बाउंड्री मान सकते हो, नहीं तो नहीं मान सकते। तो F = ma और ये हो गया टोटल मास इंटू ए। और F की वैल्यू आप सबको पता है कितना है, 20। तो 20 अपॉन
10, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी ब्लॉक्स 2 मीटर पर सेकेंड सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, सभी ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। क्लियर है? अब हमें T1 T2 निकालना है। तो जब भी टेंशन निकालना होता है तो तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जहां पे टेंशन निकालना होता है वहां से उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन अपना इंटरनल फोर्स है। तो अब आप टेंशन निकालना चाहते हो तो किसी एक की एफबीडी बना लो, जैसे एफबीडी ऑफ 3 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। 3 kg की फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपको क्या दिखेगा भाई? 3 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओ तो आपको क्या दिखेगा? देखिए, तो 3 kg के लिए अगर आप बना रहे हो तो इस पर नेट फोर्स क्या क्या है? एक फोर्स केवल है, वो क्या है? T1। केवल एक फोर्स आपको दिखता है, वो है T1, यही तो है। और ये 3 kg है। एक्सेलरेशन कितना है? A। ठीक है, एक्सेलरेशन है A। तो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना है। तो नेट फोर्स यहाँ पे एक ही फोर्स है, वो है T। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लिख रहे हो आप, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हो। ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है तो वी विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में बार बार बता रहा हूं, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। यहां तो एक ही फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 3 इंटू ए, आप निकाल चुके हो। ए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कुछ बच्चों ने बहुत पहले ही ये क्वेश्चन कर रखा है, बहुत बढ़िया, 6 न्यूटन। ठीक है, अब आपको T1 मिल गया। T2 चाहते हो तो T2 के लिए आपके ऊपर दो ऑप्शन है, या तो आप 5 kg की एफबीडी बना लो या फिर 2 kg की एफबीडी बना लो। किसी एक की एफबीडी बना के कर सकते हो, किसी की भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो यहां पे आप दोनों में से किसी की भी एफबीडी बना लो और वहां से आप निकाल लो। तो यहां पे आ जाएगा, जैसे मान लो मैं 2 kg की बनाऊं तो यहां 20 न्यूटन और इधर T2। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या आ जाएगा? इधर 20 न्यूटन और इधर अपने पास T2। और अब देखिए 2 kg के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? 2 kg के लिए, 3 kg के लिए T1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो टेंशन मैंने कई बार बताया तुम्हें कि टेंशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि व्हाट सिस्टम बाउंड्री आई एम टेकिंग। ओके, तो यहां पर देखो, अब ये एक्सेलरेशन है A, उसी एक्सेलरेशन से यहां पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन बहुत बच्चे बेसिक बात जो है गलती करते हैं, सर T2 माइनस 20 लिखें। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ऐसे नहीं सोचने का है। और कुछ लोग तो और भी ब्लंडर करते हैं। टीचर की मैं बात कर रहा हूं, बहुत टीचर जो है स्कूल में आपको ऐसे बता देते होंगे 20 इधर पॉजिटिव माइनस T2 और फिर -2 इंटू ए इक्वल टू 0, ऐसा भी बता देते हैं बहुत टीचर। वैल्यू गलत नहीं आएगी बट कंसेप्चुअली इट इज ए ब्लंडर। कंसेप्चुअली ये एक ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू ए, दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज नॉट ए फोर्स। ऐसा लिखना कॉन्सेप्चुअली गलत है। दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज कॉज ऑफ फोर्स, दिस इज कॉज ऑफ फोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इससे वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, बट दिस इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। कॉन्सेप्चुअली ये रॉन्ग है, ऐसा कभी मत करिएगा। आपको एक ही चीज लिखना है न्यूटन सेकेंड लॉ में, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव। तो 20 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, तो यहां से T2 निकाल लो। 20 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा अपने पास 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। T2 16 न्यूटन और T1 अपना कितना? 6 न्यूटन। 3 kg के लिए भाई 3 kg पे फोर्स क्या लग रहा है? आपने फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिक बात नहीं सीखी।
3 kg पे क्या 20 न्यूटन लग रहा है कि हम 3 kg के लिए 20 न्यूटन लेंगे? आप बताइए। दिस 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन 2 kg। इसके वजह से यहां टेंशन आ रहा है जो इस 3 kg को एक्सेलरेट कर रहा है। यही चीज समझना है आपको। इस 3 kg के लिए केवल इसको एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा है? T1, नॉट 20, क्योंकि 22 kg पे लग रहा है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हम वो फोर्सेस दिखाते हैं जो उस बॉडी पे लग रहे हैं। तो 3 kg पर तो 20 न्यूटन लग ही नहीं रहा है, 2 kg पे लग रहा है। तो जिस बच्चे का ये डाउट है, ठीक है, उसको शायद क्लियर हो गया होगा। वी ओनली शो दैट पर्टिकुलर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी और ड्यू टू सराउंडिंग। ठीक है, 5 kg से भी कर सकते हैं आप, 5 kg से करना चाहेंगे तो भी आ जाएगा। 5 kg से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप खुद करके देख लीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। क्या लिखेंगे 5 kg के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो 5 kg के लिए अपने पास हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा 5 kg से भी। यहां T2, यहां T1, यही दो फोर्स हैं, दो फोर्स। इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं? यहां T2 और यहां पे T1। मतलब मैं फोर्स तो और भी लगेंगे, ग्रेविटी भी लगेगा, ग्रेविटी भी लगेगा, बट ग्रेविटी नीचे लगेगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, वो हमारे मतलब का नहीं है। फोर्स इसमें और भी लगेंगे। ठीक है, तो T2 माइनस T1, एक्सेलरेशन इधर था तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, बट ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रही होंगी तो आगे दिक्कत होगा। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या? A। अब आपने T1 निकाल दिया था, T2 पुट कर दो, यहां से भी आंसर आपको वही मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो यू कैन डू। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जब ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि सारे ब्लॉक्स एक साथ एक्सेलरेट कर रहे हो, एक साथ रस्सी से बंधे हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब इसी को क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके बताओ अभी कि देयर आर n ब्लॉक सिस्टम। इस तरीके से मान लो n ब्लॉक सिस्टम है, n ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और आप यहां पे कोई F फोर्स लगा रहे हो इसको, एंड ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग्स। ठीक है ना, यहां पे कोई ब्लॉक होगा फिर स्ट्रिंग होगा, मतलब डॉटेड करके लिख दे रहा हूं। ये डॉटेड है ना, मतलब इस तरीके से कंटिन्यू है, ये जुड़ा हुआ है ना, n ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक सभी सेम मास के हैं, m मास के। सभी सेम है, ठीक है, n ब्लॉक्स है और ये n ब्लॉक्स है, n ब्लॉक्स, n आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। आपने F फोर्स लगाया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? ये स्मूथ है। इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? दिया जा रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग connecting fourth and fifth block, tension in the string connecting fourth and fifth block is twice the tension
in the string connecting 8th and 9th block. Okay, then find, ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, देन फाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब आपको n फाइंड करना है, दैट इज n आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करना है. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन in the last string. Also find tension in the last string. This is the complete question. Just have a try. एक बार ट्राई करिए. हाँ, लेफ्ट से. अच्छा, ये बात भी आपने सही बोला है, जहां से फोर्स लगाया जा रहा है वहां से काउंटिंग हो रही है. ये आपने सही लॉजिक पूछा है कि कहां से लें फोर्थ फिफ्थ. तो फोर्थ फिफ्थ आप जहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां से लेंगे. तो फ्रॉम लेफ्ट लिख दे रहा हूं. ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है भाई. तो फोर्थ फिफ्थ से आगे से काउंटिंग करनी है तुम्हें. जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ ट्राई करके. जल्दी से इसका आंसर बताइए सब लोग. किसी का कुछ आया? हाँ, स्मूथ के जगह रब भी आएगा, फ्रिक्शन पड़ेंगे तब आएगा. जब हम फ्रिक्शन चैप्टर डील करेंगे तो ये सब रफ होने लगेंगे, तो अलग हैंडल करना पड़ेगा, उसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा. तो एक एक करके करेंगे, जब फ्रिक्शन चैप्टर होगा तब करेंगे. इक्वेशन आई एम नॉट आस्किंग, आई एम आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे दिमाग लगा के कुछ सोचो, इससे दिमाग लगा के कुछ सोचो. चलो करते हैं. सोच तो लिया ही होगा सबने, सबने सोच तो लिया ही होगा जो सोचना होगा सबको. एक बार सोचना जरूरी होता है. सोच लिया सबने? ठीक है. एक बच्चे का आंसर आया 16. ओके, एक बच्चे का आंसर 16 आया है. देखते हैं. चलिए, तो अब आपको यहां पे ये देखना चाहिए कि सभी इंटरकनेक्टेड हैं, तो सबका कॉमन एक्सेलरेशन निकालने सबसे पहले. ये तो समझ रहे हो सब लोग, कॉमन एक्सेलरेशन. तो कॉमन एक्सेलरेशन, सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक साथ एक्सेलरेट करेंगे. तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए क्या बताया है? एफ नेट, नेट फोर्स यही होगा. ये टेंशन सब इंटरनल होंगे, ये सारे टेंशन इंटरनल होंगे, है ना. तो नेट कॉमन एक्सेलरेशन ए बोल रहा हूं, वो क्या आ जाएगा? एफ बाई एम. तो दिस इज योर कॉमन एक्सेलरेशन. नेट फोर्स एफ है अपॉन में टोटल मास. अच्छा, टोटल मास गलत लिखा है. टोटल मास कितना हो जाएगा? एन अगर है तो एफ बाई एन एम. ये क्लियर है सभी बच्चों को? एन एम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम है. एक का मास एम है, एन ब्लॉक्स है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपने क्या किया? नेट एक्सेलरेशन निकाल दिया, जैसे अभी आपने किया था. नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया. अब आपको जो दिया गया है इंफॉर्मेशन उस पे आओ.
क्या दिया है, फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक, मतलब फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक को जोड़ने वाली जो रस्सी है उसका जो टेंशन होगा। तो मान लो फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक को जो जोड़ने वाली रस्सी है, फोर्थ पे आ जाओ, ये मान लो अपने पास 1 2 इधर 3 होगा, ये मान लो 4 फिफ्थ है, मान लो ये फोर्थ फिफ्थ है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो आप मुझे बताओ कि फोर्थ फिफ्थ वाले के लिए क्या बोलोगे, फोर्थ फिफ्थ के लिए कि अगर हमारे पास यहां ये फोर्थ ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारे पास फिफ्थ ब्लॉक है, ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक के लिए जो रस्सी होगी, इसके लिए दिस इज, मान लो ये फोर्थ ब्लॉक, ये मान लो फोर्थ है, और ये अपना फिफ्थ ब्लॉक है, ठीक है। तो यहां पे जो रस्सी में जो टेंशन होगा, ये टी ऐसा होगा, ये टी ऐसा होगा, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लो T1 माना हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि इस फोर्थ के पीछे कितने ब्लॉक्स होंगे, इस 4 के बाद कितने ब्लॉक्स हैं, n-4, इसके पीछे कितने ब्लॉक है, ये जो टेंशन होगा, ये टेंशन मान लीजिए इसको मैं T1 बोल रहा हूं, तो दिस टेंशन विल पुल हाउ मच ब्लॉक्स, ये टेंशन जो है ये m मास है, ये m मास है, इधर इधर होगा। तो अगर आप इसकी बात करो, इसको अगर एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हो, ध्यान से देखिएगा यहां पे कितने ब्लॉक्स होंगे इसके पीछे, इसके पीछे मैं फिफ्थ की बात कर रहा हूं, तो फिफ्थ को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो फिफ्थ के पीछे कितने ब्लॉक्स होंगे, फोर्थ को छोड़ोगे तो कितने ब्लॉक्स मिलेंगे आपको, यहां पे कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, बताओ, ये जो ब्लॉक्स होंगे ये कितने होंगे, n-4 ब्लॉक्स होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सब आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होंगे, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ये तो समझ रहे हो सब लोग। और ये हो जाएगा अपना T1, ये फिफ्थ है, तो कितने ब्लॉक्स को ये खींच रहा होगा, इसको अगर आप सिस्टम लेंगे तो n-4 ब्लॉक्स को खींच रहा होगा, है ना। ये जो फिफ्थ वाला है, ये फिफ्थ वाले पे जो रस्सी, फिफ्थ के आगे जो टेंशन लगेगा वो पीछे के सारे ब्लॉक्स को खींचेगा, तो कितना हो जाएगा वो n-4, तो इसमें सब में एक्सेलरेशन कितना है, a। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो, इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा बताओ, T1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये T1 नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, बाकी सब इंटरनल हो जाएंगे इसमें, तो T1 इज इक्वल टू कितना मास होगा, n-4, दिस इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू m, ये हो गया टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन a, इनटू एक्सेलरेशन a। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो यहां से T1 इज इक्वल टू, T1 इज इक्वल टू n-5 नहीं होगा भाई, ध्यान से पढ़िए, आपको फोर्थ एंड फिफ्थ है, इसको ध्यान से पढ़िए, फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक से जो रस्सी जुड़ी हुई है, तो ये 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में जो रस्सी जुड़ी होगी, तो 5 पे टेंशन लग रहा होगा ना, तो 5 को लेकर चलेंगे, 5 और उसके पीछे, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा, अच्छा 5, हाँ आप सही कह रहे हो, n-4 नहीं होगा, नहीं ठीक तो है, 5 को लेके चलोगे ना, तो आपने छोड़ा कितने को, 4 को छोड़ा, 4 ब्लॉक्स को छोड़ा ना, 5वें ब्लॉक्स को लेके चल रहे हो, तो 4 ही ब्लॉक तो छूटे, सही है, n-4 ma। तो यहां से आपको मिल जाएगा n-4 m, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू, अब देखो यही क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, इसके पहले वाला जेई मेंस का क्वेश्चन था, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे एडवांस आपसे पूछेगा तो कुछ ऐसा पूछ लेगा जहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो T1 अपने पास हो जाएगा ये F अपॉन n और n-4, F अपॉन n, n-4 अपॉन में n, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई।
एफ अपॉन एफ एन माइनस 4 अपॉन में एन। क्लियर है सभी बच्चों को? तो दैट इज योर T1। ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल चीज होती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, अब वो चीज पूरी तरीके से अभी आपको समझ में नहीं आएगी, सेंटर ऑफ मास और उसका पोजीशन सेम हो, ऐसे को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको आप दूसरे वे से समझ सकते हैं कि मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपको ये नहीं सोचना है कि फोर्स जो लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बॉडी एक्सटेंडेड नहीं, बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, तो वो सारा का सारा उसका पूरा का पूरा पॉइंट ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सिलरेट होगा। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो एफ एन माइनस 4 अपॉन एन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा T1। इसी तरीके से फॉर T2, मैं नेक्स्ट ले रहा हूं स्लाइड। तो अब इसी तरीके से एक इक्वेशन क्या बना सकते हो, 8th और 9th ब्लॉक की बात हो रही है, तो फॉर लेट टेंशन इन 8th एंड 9th स्ट्रिंग, लेट टेंशन in the string connecting 8th and 9th block हेलो, आवाज आ रही बच्चों? अब आवाज आ रही? देखो माइक डिस्चार्ज हो गया था, बैटरी चेंज कर दिया है, देखो आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो हमने किया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 8th और 9th वाले के रस्सी में T2 टेंशन माना गया है, तो T2 टेंशन इधर होगा और इधर। अब T2 टेंशन जो है 9th, T2 टेंशन 9th और 9th के पीछे सारे को खींचेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो अपना, कितने ब्लॉक्स को खींच रही है, n-8, n-8 को खींच रही है, तो T2 क्या लिखोगे, दिस फोर्स, इसके लिए क्या लिखोगे, और एक्सेलरेशन वही है a, कॉमन एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स T2 इज इक्वल टू, इतने का मास कितना हो जाएगा, n-8 ब्लॉक्स हैं, एक का मास m है, तो n-8 इंटू m इंटू एक्सेलरेशन a, तो T2 कितना आ जाएगा, n-8 m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, f अपॉन क्या था, nm।
तो यहां से भी आपको एक T2 मिलता है, कितना मिलता है, n-8 F अपॉन n इंटू एफ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये T2 मिलता है और वो वहां का क्या मिलता है, T1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, इट इज गिवन दैट T1 इज इक्वल टू 2T2, यही तो दिया हुआ था, T1 इज इक्वल टू 2T2। ठीक है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ ब्लॉक का जो रस्सी का टेंशन था वो हमने T1 माना हुआ है, दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ दिस। अच्छा, ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे पीछे आओगे, जैसे जैसे पीछे आओगे टेंशन जो है कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये टेंशन जैसे पूरे को खींच रहा है, अब आप एकदम लास्ट वाले पे आओगे तो ये केवल ये जो टेंशन होगा लास्ट वाले के लिए, ये केवल लास्ट के ब्लॉक को खींचेगा, तो यहां पे फोर्स कम होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टेंशन बढ़ता जाएगा, तो वही चीज है। तो T1 की वैल्यू अब तो बता दो आंसर। T1 था F अपॉन एन n-4, तो ये था अपने पास F अपॉन एन n-4, दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n-8 अपॉन में n इंटू एफ। ठीक है, तो F अपॉन एन तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n-4 दैट इज इक्वल टू 2n-16। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 16-4 इज इक्वल टू 2n-n, तो n इज योर 12। तो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया था कैलकुलेशन करके, बहुत बढ़िया। n इक्वल टू 12। यमन, अभिमन्यु, कुमकुम, सिद्धांत, मलय, इन सब के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा लास्ट ब्लॉक पे क्या पूछा गया है, टेंशन। तो लास्ट ब्लॉक का जो टेंशन होगा फॉर लास्ट ब्लॉक तो बहुत आसान है। लास्ट ब्लॉक क्या बोलोगे, फॉर लास्ट ब्लॉक जो टेंशन लग रहा होगा, मान लो ये लास्ट ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है और n12 है, तो लास्ट ब्लॉक पे अब n12 है, तो यहां से आप इसका एक्सेलरेशन तो a ही होगा, मास आपका सबका m था, तो यहां पे जो भी फोर्स लगेगा T लास्ट, इसको कुछ ले लेते हैं, T डैश ले लेते हैं, तो T डैश सीधे सीधे क्या लिखोगे, m इंटू ए, और a क्या था, F अपॉन एन, F अपॉन एन एम, तो ये हो जाएगा F अपॉन एन, एन कितना आया 12, तो ये हो जाएगा F अपॉन 12 न्यूटन। तो लास्ट ब्लॉक पे लगेगा F अपॉन 12 न्यूटन। ठीक है, लास्ट ब्लॉक पे लगेगा F अपॉन 12 न्यूटन। नहीं, यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन एनालिसिस, एरर, ये सब आपको नहीं पढ़ाया गया है अभी, ये मैं लास्ट में पढ़ाता हूं। उसका रीजन है कि आप लोगों ने देखा होगा कि डायमेंशन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, देन हाउ यू कैन राइट द डायमेंशन। लेट्स से टॉर्क का डायमेंशन लिखना है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना है, तो एट द मोमेंट व्हेन यू नो द फिजिकल क्वांटिटी कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप इजिली उसके डायमेंशंस लिख लोगे। ठीक है, तो इसीलिए, और एरर भी इसीलिए वो हम लास्ट में लेंगे। सभी जगह पहले ही होता है बट हम उसे लास्ट में लेंगे, वो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं लगेगा फिर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था इस पे इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म के लिए जैसे कराया था, यही चीज एक यूनिफॉर्म, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, पूछा जाए कि एक चेन है, चेन सभी बच्चे जानते हैं कि कई सारे आइडेंटिकल लिंक्स को जोड़कर बनता है ना, दैट इज योर यूनिफॉर्म चेन।
तो ये मान लो यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है। हालांकि लिंक्स आपको बड़े दिख रहे होंगे, तो एज्यूम कर लीजिए कि ये अपना चेन है, आइडेंटिकल लिंक्स है, ऐसा मान लीजिए लिंक्स आइडेंटिकल हैं, थोड़े बड़े छोटे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये टेबल पे है कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन इसका हैंग कर रहा है, कुछ पोर्शन मान लो इसका हैंग कर रहा है, इस चेन का कुछ पोर्शन अपना हैंग कर रहा है, कुछ ऐसा। तो मान लो कुछ पोर्शन इसका हैंग कर रहा है और कुछ पोर्शन अपना टेबल पे है। काफी बड़ा हो गया, आप छोड़ देते हैं, ठीक है, काम भर का हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये अपने पास क्या है कि ये चेन है और ये कुछ हैंग कर रहा है और कुछ अपना क्या है, टेबल पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो है टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ ऑफ द चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल। ये क्लियर है सभी को? मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है। तो अब यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ भाई फिजिक्स के साथ ये दुविधा है, फिजिक्स के टीचर को ड्राइंग में समय देना पड़ता है, और ड्राइंग सही नहीं होगी तो आपको फिर वो चीज़ दिखेगी नहीं सही। तो फिजिक्स वाले टीचर के साथ ये थोड़ी दुविधा है कि जब तक वो ड्राइंग बनाएगा इतने में, तो ड्राइंग के समय को जोड़ोगे तो 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट के। तो अब यहां पर एम एंड लेंथ एल है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये हैंग कर रहा है किसी मकसद से, चलो अब ये तो रुकेगा नहीं। आप बोले सर ये रुकेगा कैसे? बिल्कुल ये रुकेगा नहीं, तो इसको रोकते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां पे एक रस्सी बांध रहे हैं। तो सभी को पता है ना, ये यहां से सरक जाएगा, टेबल पे लाओगे तो सरक जाएगा, तो उसको रोक के रखना है हमें। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, या तो फ्रिक्शन रोकेगा, या अभी फ्रिक्शन नहीं लेंगे, अभी एक रस्सी रोकेगी इसको। तो आपने क्या किया, इसको एक रस्सी से बांध रखा है, आपने इसको एक रस्सी से बांध रखा है। दिस इज ए स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रिंग। तो यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम है, लेंथ एल है। हमें क्या बताना है, चेन इज इन इक्विलिब्रियम, दिख रहा है, ठीक है, एंड 1/4 lying on the table, lying on the table. Find tension in the string. तो हमें टेंशन बताना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा ये बताना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है,
तो यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल है, यूनिफॉर्म चेन है, मास एम एंड लेंथ एल, chain is in equilibrium and 1/4 length of the chain lying on the table, find tension in the string, find tension in the string। तो आपको टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखिए कितना सोच पाते हैं आप लोग। 1/4 पार्ट टेबल पे लाई कर रहा है और बाकी पार्ट हैंग कर रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में इसको बांध के रखे हो, तो इस रस्सी में टेंशन बताना है, इस रस्सी में टेंशन बताना है। रितेश यार पढ़ाई कर लो भाई, रितेश भाई पढ़ाई कर लो, उसी में फायदा है, ये फर्जी के कम ये पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है भाई रितेश। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, चेन इज इन इक्विलिब्रियम एंड 1/4 लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। रितेश भाई आपका भाई पढ़ा, मुझसे नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी को आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस मतलब टॉपर, ठीक है, अंडर 50 का रैंक, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को अंडर 50 का रैंक दिया है, तो इस तरीके का कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेरा अभी तक का हाईएस्ट 74 ही है जो मेरे नॉलेज में है, और EWS में 34 है, ऑल इंडिया रैंक 34 है, और जनरल कैटेगरी में 74 है। तो आप कह रहे हैं कि आप मुझसे पढ़ के आपका भाई अगर CS मिला है, तो इसका मतलब वो अंडर 50 रैंक का बच्चा होगा या अंडर 100 रैंक का होगा, हो सकता है मुझसे पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर किया हो, ठीक है। तो मुझे इस सब से लेना देना नहीं होता, ना मैं कभी अपने रिजल्ट्स बोलता हूं आपको। मेरा मेन पर्पस है कि देखिए, आप बच्चों को जो है, एक बात बहुत छोटी बात है, उसको समझना होगा आपको, ठीक है, आपको उसको समझना होगा। वो ये समझना होगा कि यू कांट हैव टू जस्ट प्लान बाय जस्ट सीइंग द अदर्स रिजल्ट, ठीक है। आप अपनी लाइफ का डिसीजन दूसरे को देखकर नहीं ले सकते, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपको वो सोच के करना चाहिए। कोई रैंक 1 लाता है तो हम भी आईआईटी की तैयारी करेंगे, दिस इज नॉट आवर क्राइटेरिया कि हाउ वी विल, मतलब हम ये चीज बोलें कि हमें अब तैयारी करना चाहिए क्योंकि कोई रैंक 1 लेके आ रहा है, नहीं, हमें वो चीज अच्छी लगती है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ दैट, ठीक है। तो कोई रैंक ले आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप भी इसमें से बहुत बच्चे हैं जो रैंक ले आ देंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को जज करना है, अपने आप को देखना है, आपको एक सीट लेनी है बस, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, चेन इज इन इक्विलिब्रियम एंड 1/4 लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल। अभी तक आंसर नहीं आया, भाई टीचिंग एक्सपीरियंस शिवम, मैंने आपको फर्स्ट डे आप नहीं आए होंगे तो मैंने बता दिया है, ये सब बातें, ये सब अभी क्लास की नहीं है, ठीक है। मैं 11 साल से इस फील्ड में हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत रिनोल्ड सारे कोचिंगों में पढ़ाई चुका हूँ, फिटजी में, विद्या मंदिर क्लासेस में, उसके बाद से अपना आकाश बाईजू सब में पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो उन सब से कुछ लेना देना नहीं है आपको। अभी प्रेजेंटली मैं आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूं कि नहीं। मैं मान लो मैं MIT से हूं, मान लो मैं MIT पास आउट हूं, और मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं ये जरूरी है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो मेरा MIT IIT से पास होना क्या मतलब है आपके लिए, है ना, आपके लिए क्या पर्पस रखता है, ठीक है। तो आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, दैट्स प्राइमरी थिंग। हाँ, वो अलग बात है कि ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि कोई IITian है तो अच्छा ही पढ़ाएगा, मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं है, बट यस इट इज ए, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये एक तरीके से वेल प्रूवन है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो IIT का प्रिपरेशन खुद कर चुके होते हैं, खुद जो है इस पाथ से गुजर चुके होते हैं, तो वो बेटर गाइड कर सकते हैं। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल वही गाइड कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना IIT के भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
तो यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, शायद अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, मुझे करना पड़ेगा, आप लोग फालतू बातों में उलझाए हुए हो मुझे। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे रस्सी में टेंशन क्या होगा, रस्सी में जो टेंशन होगा यहाँ पर टी, ये मानते हैं सभी बच्चे, रस्सी में जो टेंशन होगा वो होगा टी, और यही रस्सी का टेंशन इसको गिरने नहीं देगा, ये तो समझते हैं सब लोग। रस्सी में जो ये टेंशन होगा, रस्सी में जो ये टेंशन होगा अपना, यहां पे इसे हटाना पड़ेगा। तो रस्सी में जो ये टेंशन टी होगा भाई, यही टेंशन इसको गिरने नहीं देगा, मानते हो कि नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे क्या देखना है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा इस टेबल का, इस टेबल पे लाई करने वाले चेन का। तो ये टेबल पे कितना चेन लाई कर रहा है भाई, कितना लेंथ लाई कर रहा है, देखो टोटल एल है, ये बताया गया आपको कि 1/4 मतलब L/4। हैंग कितना कर रहा है, हैंग कितना कर रहा है, कितना लेंथ हैंग कर रहा है, 3L/4 है ना, 3L/4 पार्ट आपका चेन का हैंग कर रहा है, इतना पार्ट आपका हैंग कर रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, मास m है और ये लेंथ l है, मास m है और ये लेंथ l है। तो आप क्या लिख सकते हो यूनिफॉर्म चेन के लिए, पहले इस रस्सी का इक्विलिब्रियम देखोगे, है ना, इस रस्सी का आप इक्विलिब्रियम देखोगे, तो इस रस्सी का इक्विलिब्रियम जो होगा, अब आप बोलोगे सर क्या टोटल वेट को नहीं कर रहा है, टोटल वेट को नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इतना पार्ट जो है ना, इसके वेट को देखो ध्यान से, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, यही तो फिजिक्स है। अगर मैं इसको अलग से बीडी बना के आपको दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। और ये सब बातें ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो जो पार्ट अपना टेबल पे लाई कर रहा है, इसकी अगर आप बीडी बनाते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा भाई, यहां पे एक टेंशन दिखेगा इधर, एक फोर्स आपको यहां पर दिखेगा इधर, और एक फोर्स आपको इधर दिखेगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये तो रस्सी का टेंशन है टी, ये रस्सी का टेंशन है टी। यहां पे कोई टेंशन T1 होगा, ये इस पॉइंट का टेंशन है, ये P पॉइंट है, यहां का टेंशन है ये, तो इस P पॉइंट का टेंशन मैंने बोला T1, और ये लिंक आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये लिंक आपस में जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यही T1 आपको बताया इक्वल और अपोजिट लगता है, तो ये P पॉइंट कॉमन है, ये यहां पे ये टेंशन T1 ऐसे दिखाओगे, ये जुड़े हुए हैं ना, मैंने इनको अलग किया, आपको बता रखा है कि जब बॉडी को सेम लोगे तो टेंशन इक्वल और अपोजिट रहेंगे। तो ये T1 जो है किसको बैलेंस करेगा, इस हैंगिंग पार्ट को। तो हैंगिंग पार्ट का वेट कितना होगा, इसका वेट, टोटल वेट, W क्या बोल रहा हूं, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। क्यों, क्यों पूरे वेट की बात हो रही, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे हो, रोप पे आपने निकाला था, तो आपको क्या करना है, इस पूरे को सिस्टम में लोगे, इसका पूरा वेट देखोगे ना, अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा वेट देखना पड़ेगा ये। तो ये जो टेंशन होगा T1, ये इसका पूरा वेट होगा, मानते हो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे इस T1 के लिए, T1 इज इक्वल टू W, और W लिखना सिखाया है तुम लोगों को। W क्या है, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, दैट इज 3L/4 पार्ट ऑफ चेन। और यहां पे क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ,
यही तो सिखाया है, यूनिफॉर्म चेन है तो मास पर यूनिट लेंथ चेन, ठीक है, इंटू L/4 इंटू 3L/4, 3L/4 तो कितना हो जाएगा 3m बाई, अच्छा ये तो अभी वेट लिखना है तो इसको, ये तो मास हो गया, ये सभी को क्लियर हुआ। मास, मास क्या हो जाएगा m/l इंटू 3L/4, ये मास हो गया इंटू g, तो ये वेट हो गया, ये टोटल वेट हो गया, ये मास हो गया, मास ऑफ 3L/4 कैसे निकाला, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जितने लेंथ का हमें मास चाहिए, तो यहां से आपको मिलेगा 3mg/4। बहुत बच्चे कर रहे हैं साथ साथ, ये अच्छी बात है, और बहुत बच्चे जो है चैट में बिजी हैं, तो 3mg/4 T1, ठीक है, तो ये अपने पास T1 हो जाएगा, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये T1, अब देखो ये लिंक यहां जुड़ी हुई थी, ये लिंक यहां पे जुड़ी हुई थी, इस पे ये T1 इसको इधर खींचेगा, तभी तो इस रस्सी में टेंशन आएगा, तभी तो जो रस्सी आपने बांध रखा है उस रस्सी में टेंशन आएगा। अब आप ऊपर वाले की बात करो, इस वाले L/4 लेंथ की, तो यहां पे इक्विलिब्रियम है, तो यहां पे वेट का कोई लेना देना नहीं। आप बोलोगे सर यहां वेट नहीं लग रहा है, लग रहा है भाई, यहां पे भी वेट लग रहा है, यहां पे भी वेट लग रहा है, जिसको आप W1 बोल सकते हो, लेकिन ये वर्टिकल लग रहा है, इसको कौन बैलेंस करेगा, हमारा वो नेक्स्ट फोर्स होगा जो हम पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, जो हमारा नेक्स्ट फोर्स है, अभी हम टेंशन ही पढ़ रहे हैं तब से, तो नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बैलेंस करेंगे। इसको कौन बैलेंस करेगा, टी को, तो वो बैलेंस करेगा T1। तो फॉर L/4 लेंथ of the chain, for L/4 length of the chain, what you can write, T is equal to T1, इक्विलिब्रियम है, हम यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, हम यहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो T is equal to T1, बिल्कुल सही बात है, तो बहुत बच्चे बता रहे हैं, अच्छी बात है, T equal to T1, मतलब आप T1 को क्या लिख सकते थे, T को डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 3mg/4। तो आगे के लिए आप कोई डायरेक्ट करना चाहे बच्चा तो कर सकता है, क्या कर सकता है कि यहां पे रस्सी में जो टेंशन है वो केवल हैंगिंग पार्ट के वजह से होगा, जो चेन टेबल पे है उसके वजह से नहीं होगा। ये चीज मैंने अलग अलग करके आपको बना के दिखाया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हैंगिंग पार्ट, और हैंगिंग पार्ट का जो वेट होगा वही जो है यहां टेंशन क्रिएट करेगा, वही खींचेगा एक तरीके से, है ना। जो हैंगिंग पार्ट है दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, आप ऐसे सोचो, हैंगिंग कोई कनेक्ट करना सीखो, ये जो हैंगिंग पार्ट का वेट है दैट इज आवर एक्सटर्नल फोर्स जो इसको पुल कर रहा होगा, तो इसी के पुलिंग की वजह से यहां पर रस्सी में टेंशन आ रहा होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग बना के भी आपको दिखाया है कि यहां पे T की वैल्यू आएगी 3mg/4। ये सभी बच्चों को क्लियर है कि कोई अगर हैंगिंग पार्ट है तो कैसे करना है हमें, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए अब यही चेन देखिए, फिजिक्स में सिनेरियो चेंज होता है तो वही सेम क्वेश्चन का अप्रोच बदल जाता है, और सेम क्वेश्चन का जब अप्रोच बदल जाएगा और टफनेस भी बदल जाएगा। जैसे देखिए इसी चेन को मैं क्या कर रहा हूं, इसे स्फेयर पे लटका रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो स्फेरिकल बॉडी है उस पे इस चेन को हैंग कर रहा हूं, तो इस चेन को किसी स्फेरिकल बॉडी पे हैंग कर रहा हूं, देखिए कैसे,
मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने चेन को क्या किया है, किसी हैंग कर रखा है यहां पर, और आप रस्सी, इसको भी रस्सी से ऐसे बांधे हुए हो, यहां पे कहीं पे किसी रस्सी से इसको बांधे हुए हो। इसको भी आपने किसी रस्सी से इसको बांध रखा है, ठीक है, इसे ऐसे बांध रखा है। अब क्या होगा देखो, अब ये चेन आपका मान लीजिए स्फेयर है, किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें ये दिया हुआ है कि जो ये पूरा जो टेंशन है इस रस्सी में, हमें टेंशन मान लो निकालना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या करोगे, इस रस्सी का टेंशन, ये पूरा चेन इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, तो मतलब लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चेन है, ठीक है। फाइंड, चलो पहले यही निकाल लेते हैं, फाइंड टेंशन, ये रेडियस आर है, ओके, रेडियस अपना क्या है, आर है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में हमें टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए यहां पर क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बताया तो था, अभी अभी आपने बताया तो था कि केवल हैंगिंग पार्ट का लिख दो वही टेंशन होता है, अभी आपने बताया था कि केवल हैंगिंग पार्ट का, तो कोई बच्चा उसको डायरेक्ट एज रटेगा तो क्या हो जाएगा कि इसका लिख के चला आएगा, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, फिर गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि जो पार्ट टेबल पे था, ध्यान दीजिए, जो पार्ट टेबल पे था उसका जो है, जो ग्रेविटी था वो चेन की परपेंडिकुलर लग रहा था, जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे आप लोग इतना तो समझते हो कि मान लो एक एक की बात करें, आप जो है केवल एक चेन के एक लिंक की बात करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक लिंक की अगर बात करते हो, देखो मान लो ऐसा है, ये ऐसा है, और एक लिंक की बात करो, चेन के एक लिंक की बात करो, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं समझाने के लिए। एक लिंक की बात करो, अब केवल इसकी एफबीडी की बात करो, ठीक है। तो मान लो ये किसी थीटा पे है, मान लो ये किसी थीटा पर है, ठीक है, ये मान लो यहां पे कहीं पे किसी थीटा पे है, तो अगर ये किसी थीटा पर है, देखिएगा वर्टिकल से, और ये कुछ एंगल सब्सटेंड कर रहा है डी थीटा, ये एंगल, ये थीटा पे आपने क्या किया, ये जो पार्ट है लेंथ, ये लेंथ कितना है, डीएल, याद है मैंने आपको डीएल लिखना सिखाया था, डीएल मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है। अब ये डी थीटा है, ठीक है, ये आर है। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे आप लोगों को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में ग्रेविटी के बारे में क्या सिखाया था कि डीएमजी जो लगेगा वो कैसा लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहां पे जो ग्रेविटी लगेगी वो ग्रेविटी अपनी क्या लगेगी, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, ये क्लियर है, हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो जब डाउनवर्ड लगेगी तो उसका एक कंपोनेंट आएगा चेन के लॉन्ग, ये बात समझ पा रहे हैं बच्चे, ये अपना डीएमजी होगा, और इसको मैं यहां दिखा रहा हूं जस्ट इसलिए, ऐसे सेंटर पे बहुत डॉट है, ये आपको समझाने के लिए दिखाया गया है इतना बड़ा, ठीक है। तो ये जो डीएमजी, इसका मास कुछ डीएम मान लेते हैं, और डी थीटा बहुत स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या है, ये डॉट है, ये यहां पर क्या है, एक तरीके से डॉट है, और ये ऐसा लग रहा है डीएमजी, और ये यहां पर ये थीटा है। ये सब पहली बार सीख रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है,
ये सब आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए आपको इतना डिटेल में बताया जा रहा है, नहीं तो आगे आपको डायरेक्ट बताया जाएगा और आपको खुद आप करने लगेंगे। ठीक है, बहुत जगह पे यूज होगा ये सब चीज। तो देखिए ये थीटा है, ये डीएमजी है, तो ये डी थीटा बहुत स्मॉल है, डी थीटा वेरी स्मॉल। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि कंपोनेंट जो लेंगे वो थीटा को देखकर लेंगे। तो यहां पे भी थीटा होगा। तो आप अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हो, अगर आप इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो एक कंपोनेंट थीटा के लॉन्ग आएगा ग्रेविटी का, और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल आएगा। दिख रहा है सभी बच्चों को? यहां पे क्या होगा, डीएमजी कॉस थीटा, और यहां पे आएगा डीएमजी साइन थीटा। ये दिख रहा है सभी बच्चों को? और डीएमजी कॉस थीटा क्या करेगा, वो आपको आगे अभी हम पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन देगा। जो आगे की बात होगी यहां पे डीएन होगा, नॉर्मल रिएक्शन। हम अभी बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की, तो आगे क्लियर होगा। तो खैर ये हमारा अभी पर्पस कब है भी नहीं, हमें फोर्स देखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेन। तो आपने क्या देखा कि इसका एक कंपोनेंट यहां पर आ रहा है, किस डायरेक्शन में, ये डीएमजी है, और इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो कंपोनेंट अपना क्या होगा, डीएमजी कॉस थीटा, सॉरी डीएमजी साइन थीटा। ये देखा आपने, यही इस चेन को खींचेगा जिससे कि चेन स्लिप करेगी। ये है आपका डीएमजी साइन थीटा, जो मैंने अलग से बना के आपको दिखा दिया है। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स वेट अलोंग द चेन, वेट अलोंग द चेन। देख रहे हैं आप? तो एक कंपोनेंट आ रहा है जो इसको खींच रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा डीएमजी साइन थीटा। ये क्लियर है सभी को? अब ये जो डीएमजी ऐसे तो, लेकिन अब देखो थीटा बदल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि थीटा अपना बदल रहा है, हर जगह का थीटा अलग अलग है। तो आपको यहां पे टेंशन जो होगा, यहां पे जो टेंशन आप निकालेंगे, ये टेंशन मान लीजिए यहां पर क्या होगा, कुछ टी होगा। ये टेंशन अपना मान लीजिए यहां पर कोई टी है, यही टेंशन और यहां का टेंशन कुछ और है, यहां का भी टेंशन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर इस चेन को बैलेंस कर रहे होंगे। इसका टेंशन इस तरफ हो जाएगा T2 और इस तरफ T1। इस रस्सी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहां पे आएगा T2, यहां पे अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा इधर T2। और यही T2 चेन में कैसा लग रहा होगा भाई, इस चेन के रिस्पेक्ट में। इसको मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूं फिर से। ये ऐसा है, ये T2 ऐसा लगेगा, मानते हो? ये T2 इस पे ऐसा लगेगा और इस चेन पे, इस वाले पे नीचे लगेगा, ये वाले पार्ट पे। इस पे T2 ऐसा नीचे लगेगा, इक्वल और ऑपोजिट। शायद समझ गए होंगे सब लोग? ठीक है, ये शायद थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा क्या पूरा ही समझ गए होंगे। तो ये T2, अब इसका इक्विलिब्रियम बताना है। इस पे टेंशन ऐसा लग रहा है T1, और एक फोर्स लगेगा जो टोटल इतने मास का होगा। तो क्या हम ये मास टोटल लिख सकते हैं? आप देखो ये टोटल लेंथ क्या होगा यार, ये टोटल लेंथ, इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द स्फेयर, लेंथ ऑफ द चेन, ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द स्फेयर। स्फेयर पे कितना चेन का पार्ट लाई कर रहा है, देखो L इक्वल टू आर थीटा, तो R पाई बाई 2 ये लेंथ है, R पाई बाई 2 बिल्कुल। अब आप इसका वेट, टोटल वेट जो है डीएमजी आप ये लिख रहे हो ना, तो डीएमजी क्या हो जाएगा, इसका वेट इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा टोटल कितना है, पाई बाई 2।
आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको फंक्शन बना लो। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू वेट इसका कितना हो जाएगा, डी एम जी साइन थीटा, यही तो है। ये डी डब्ल्यू है, कैसा है, along द चेन। तो वेट का ये कंपोनेंट है डी डब्ल्यू। डीएम क्या लिखोगे, डीएम क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल इंटू डीएल, ध्यान दीजिएगा। और डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, ये दिख रहा है। ये जो डीएल है, आर्क लेंथ डीएल को क्या लिख सकते हैं, छोटा सा लेंथ डीएल है, आर्क लेंथ, ये फॉर्मूला सभी को पता है ना, L इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क लेंथ L होता है, ये R होता है, ये थीटा होता है, तो L इक्वल टू आर थीटा यही लगाया जा रहा है। L इक्वल टू आर थीटा ये लगाया जा रहा है। तो DL के लिए क्या लिखेंगे आप, DL के लिए लिखेंगे आर डी थीटा। तो DM कितना हो जाएगा, M बाई एल इंटू आर डी थीटा। इस DM को यहां पे पुट करो तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, जैसे आपने वहां फंक्शन बनाया था। इसको पुट करोगे तो इस वैल्यू को लाकर यहां पुट करिए, इसको लाकर यहां पुट कर दीजिए। तो डी डब्ल्यू आपको क्या मिलेगा, एम आर जी बाई एल साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से W। जब थीटा अपना देखिए, ये थीटा पूरा यहां पर था, तो थीटा वर्टिकल से लिए हो 0, ठीक है, ठीक है 0, और 0 से पूरा ये 90 डिग्री, तो 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 90 डिग्री। तो W कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। एम आर जी एल और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। लेंथ में हमने लेंथ पूरा ले लिया है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, डीएमजी साइन थीटा। एम आर जी बाई एल आ रहा है, ठीक है, एम आर जी बाई एल। एम आर जी बाई एल क्या हो जाएगा, एम आर जी बाई एल कॉस पाई बाई 2 तो 0 हो गया, और माइनस माइनस कॉस 0, तो एम आर जी बाई एल आ रहा है। बट एक मिनट रुक जाओ, साइन थीटा डीएम जो हम लोग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं एम बाई एल इंटू आर डी थीटा। डी थीटा को और साइन थीटा का कंपोनेंट इधर है, तो हम इसे 0 से पाई बाई 2 कर रहे हैं। तो टोटल क्यों आ रहा है, इसमें हमने एक गड़बड़ किया है। m बाई एल हमें ये L लेके चलना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द स्फेयर, इतने पार्ट को लेके चलना पड़ेगा, इसका है ना, आ तो यही रहा है, लेकिन आपको यहां पर मैं कह रहा हूं कि इतने लेंथ का हमें मतलब है ना अभी, तो हमें पूरा लेंथ L नहीं लेना पड़ेगा, हमें 0 से पाई बाई 2। बट यूनिफॉर्म चेन है तो मास पर यूनिट लेंथ तो m बाई एल ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या मिल रहा है, एम जी, ठीक है, हाँ ठीक है, ये थीटा इतना ही आएगा, ये क्या आएगा, एम जी बाई एल इंटू आर, ये आ रहा है, देखो जरा, ये आ रहा है। कॉस पाई बाई 2 आपका 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1, माइनस माइनस प्लस, तो एम आर जी बाई एल, एम जी आर बाई एल ऐसे लिख सकते हो, एम जी आर बाई एल, ठीक है, एम जी आर बाई एल ये आएगा भाई, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस ऑफ माइनस करोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर से देख लो, एम जी आर बाई एल, अपर लिमिट होगा माइनस कॉस पाई बाई 2, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 होगा भाई, तो इसमें मिस मत करिए। तो ये अपना पूरा हो जाएगा, W, W आएगा एम जी आर बाई एल, एम जी आर बाई एल। तो ये टोटल आपने वेट निकाल लिया यहां तक का।
यहां तक का वेट निकाल लिया, मतलब यहां तक का आपने टेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब सॉरी वेट निकाल लिया पूरा। अब इसका आप एफबीडी बना लीजिए और यहां से कर दीजिए डायरेक्ट वाई लेंथ को। नहीं, वाई लेंथ को डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। वाई लेंथ को मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कर सकते क्योंकि डीएमजी का एक कंपोनेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वहां से आप कर सकते हैं। या एक और तरीका है, इतने लेंथ का मास लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इतने लेंथ का मास लिख दो। लेंथ ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल है आर पाई बाई 2, उसको साइन थीटा के साथ ये लिख दो, वो भी कर सकते हो। बट इन ठीक है, तो यहां तक आ गए अब हम लोग। इसका अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें फाइनली। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास जो चेन इस स्फेयर पे लाई कर रहा है, उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो आप देख लीजिए। उस पे फोर्स लग रहे हैं, यही तो है। ऐसा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा एक T1 जो आपने रस्सी में टेंशन था, और इधर टोटल अपने पास इधर क्या लग रहा है, ये T1, और साथ में इसका टोटल वेट जो आपने अभी निकाला, टोटल वेट जो लग रहा है वो भी आपने निकाला, वो पूरा का पूरा टेंजेंशियल लग रहा होगा इस तरीके से। अब सबका अलग हो रहा होगा, नेट हमने निकाल लिया है, वो भी इधर लगेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द चेन। तो इसका इक्विलिब्रियम कर दीजिए। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब इसका इक्विलिब्रियम करेंगे तो क्या आएगा, ये T1 किसको बैलेंस करेगा, इस T2 को और प्लस इस वेट के कंपोनेंट को, ठीक है, इस वेट के कंपोनेंट को जो अलोंग द चेन है, अलोंग द लेंथ कितना है W, ठीक है, तो mgr/l। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा अपना T2, ये हो जाएगा T1, और ये W जो हमने निकाला है, क्या है W, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, अभी निकाला है ना हम लोगों ने इंटीग्रेट करके, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अलोंग द चेन। कितना आया था वो, mgr/l। देखिए ये W mgr/l जो अलोंग द लग रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे mgr/l। ये आप इसको ऐसे भी देखो ना, आप इसको ऐसे टेबल पे लिटा दो, ऐसे सोचो, इधर लग रहा है अपने पास एक T1 और अलोंग क्या क्या लग रहा है, इधर एक T2 लग रहा है और इधर एक W लग रहा है। इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो T1 इक्वल टू T2 प्लस W, ठीक बात। तो यहां से T1 कितना आ जाएगा, T2 प्लस W, T2 प्लस W आपने निकाल दिया है mgr/l। एंड व्हाट अबाउट योर T2, T2 भी निकल जाएगा। T2 क्या है, जो नीचे हैंगिंग पार्ट है, ये पूरा जो नीचे हैंगिंग पार्ट है उसी का तो वेट को बैलेंस कर रहा है ये T2। तो कितना हैंगिंग पार्ट है ये आपको निकालना पड़ेगा। हैंगिंग पार्ट अब कितना है वो देखो, ये टोटल लेंथ L था, उसमें से कितना पार्ट R पाई बाई 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पार्ट कितना हो गया भाई, ये स्मॉल l कितना हो गया, स्मॉल हो गया L माइनस R पाई बाई 2। तो अच्छे क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग चलाना है। स्मॉल l जो हैंगिंग पार्ट है उसका कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ में से वो लेंथ को माइनस कर रहे हो जो स्फेयर पे लाई कर रहा है। स्फेयर पे कितना लेंथ लाई कर रहा है, L इक्वल टू आर थीटा से, ये उसको माइनस करो तो L माइनस आर पाई बाई 2 ये आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल l जो कितना है L माइनस आर पाई बाई 2। इसका वेट लिखना होगा, ये तो समझ रहे हैं आप। दिस इज इक्वल टू W, ये क्या हो जाएगा, मान लो W1 है, ये क्या है, वेट ऑफ L लेंथ ऑफ द चेन जो हैंग कर रहा है, वेट ऑफ L लेंथ ऑफ द चेन, ठीक बात है। तो क्या लिखेंगे, T2, T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा W1, और W1 कितना होगा, W1 होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू
कितना लेंथ है, L माइनस पाई आर पाई बाई 2, ये हो गया टोटल मास इंटू जी। ये समझ लो पहले, ये क्लियर है सभी बच्चों को कि m बाई एल टोटल मास हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, इंटू L माइनस आर पाई बाई 2 इंटू जी, ये लेंथ आपका जो हैंगिंग पार्ट है ये टोटल मास हो गया, और इंटू जी। T2 निकल गया, चलो तो अब T2 निकल गया तो T2 को बैलेंस करो, यहां पे T2 पुट करो, आपको रस्सी का टेंशन मिल जाएगा। तो T1 कितना आ गया, T1 आ गया T2 प्लस एम जी आर बाई एल। बढ़िया क्वेश्चन बनाइए। T2 कितना हो जाएगा, एम जी बाई एल, एल माइनस पाई आर बाई 2, ये T2 था, प्लस ये एम जी आर बाई एल। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या क्या मिल रहा है देख लो। अब एम जी, एल से एल कैंसिल हो जा रहा है, और यहां पे माइनस एम जी, बहुत ओपन करके कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, बस आप एम जी इसमें कॉमन ले सकते हैं, यही दिख रहा है। आप एम जी कॉमन, एम जी बाई एल कॉमन ले लीजिए, तो एम जी बाई एल कॉमन ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा आर प्लस एल माइनस पाई आर बाई 2। तो बहुत कुछ फायदा नहीं है, फिर यहां से आर कॉमन लेके 1 ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये टोटल आपका टेंशन होगा, ये टोटल रस्सी में टेंशन होगा, ये टोटल आपका रस्सी में टेंशन होगा। क्लियर है? देखिए मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। इसमें सारी कहानी का जो है सारा कहानी जो है क्या है, इस पे डिपेंड था कि जो हमारा ये जो स्फेयर के ऊपर जो चेन लाई कर रहा है, उसको आप, उसकी जो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आ रहा था, ठीक है, उसके ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आ रहा था जो मैंने यहां छोटा करके दिखाया है, वो है डीएमजी साइन थीटा। तो हर लिंक का जो वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा, हर लिंक का वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर डीएमजी साइन थीटा। अब ये जो डीएमजी साइन थीटा है वो सभी का होगा, तो सबको जोड़ना है, मतलब सबको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हमने डीएमजी साइन थीटा, ये वेट है डीडब्ल्यू, किसी एक चेन का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द चेन, क्योंकि वो भी जो है पुल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप देख रहे हैं जो पुलिंग फोर्स में ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो T2 क्या कह रहे हो, T2 इज इक्वल टू T1। अच्छा T2 नहीं भाई, T2 यहां पे T2 है, ये है, मैंने अभी एक फोर्स यहां बनाया नहीं है, यहां पे और एक फोर्स लगेगा, ये W जो मैंने यहां पे इंटीग्रेट करके निकाला है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे आप, तो यही चीज हमें इंटीग्रेट करके निकाला अलोंग द लेंथ, जो है अलोंग द लेंथ जो भी वेट आ रहा था उसको इंटीग्रेट करके हमने निकाला, और निकालने के बाद हमने इसको बैलेंस किया, T1 इक्वल टू W प्लस T2। ये जो W है यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपने नया सीखा कि थीटा पे आपने डी थीटा का एक कंपोनेंट लिया, इसका वेट का कंपोनेंट लिया, उसको इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट किया, फंक्शन बन गया था साइन का कॉस, वहां से आपको ये मिला एम जी आर बाई एल, ये मिला W। अब जब आप यहां पर आते हो तो यहां पे आपके पास दिख रहा है T1 है, T2 है और ये W है, तो इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। और इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको ऐसे फैला के रख दो, इसको आप ऐसे फैला के रख दो, कहां पे, टेबल पे। तो ये T1 इधर T2 और W इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स आपने यहां पे 0 दिखाया, वही चीज किया गया है। अच्छा T2 कैसे लिखा आपने, T2 जो है जितना पार्ट बचा हुआ था उतने का वेट, जितना पार्ट बचा हुआ था उतने का वेट, तो कितना पार्ट बच गया था, L टोटल था, उसमें से जितना पार्ट आपका स्फेयर पे लाई कर रहा था R पाई बाई 2, ठीक है, उससे माइनस कर दिया, उसके वेट को लिख दिया, मतलब G से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से आपको मिल गया। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप बना दो, आगे देखेंगे भाई, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप क्या बेटर है कि मैं आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस यहीं से टिक कराऊंगा, यहीं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ईयर बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई बहुत मारा मारी नहीं है, आपको तसल्ली से पढ़ना है, सीखना है, यही तो मजा है 2 ईयर में पढ़ने का,
ठीक है, नहीं तो यही चीज जल्दी जल्दी लोग करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ग्रिप अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोर्स चेंज समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। डीपीपी आपको मिल जाएगी, अभी धीरे धीरे मिलेगी, अभी पढ़ा पढ़ा तो लेने दो, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो केवल टेंशन पढ़ाया है, अभी नॉर्मल रिएक्शन, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखना है इसमें, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, होमवर्क होमवर्क भी चाहिए इसमें, अभी क्या क्वेश्चन बनाऊं, चलो अभी पढ़ा लेने दो, धीरे धीरे होमवर्क भी मिलेगा। इस आपका होमवर्क यही है कि आपको इन सब चीजों को घर पे फिर से करना है, अपने से करना है। ठीक है, घर पे अपने से इन सब चीजों को रफ कॉपी में करना है और सीखना है। अभी होमवर्क आपका यही है, लेक्चर रिवाइज करना। डीपीपी अपलोड होगी तो डीपीपी करिएगा, अभी टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।